KS ज्ञान प्रस्तुत करता है एक शानदार यात्रा, जहां कल्पना से परे हर मोड़ पर है एक नई कहानी। KS ज्ञान के ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। कल्पना करिए, हमारे ब्रह्मांड के अनगिनत तारे एक समय पर कॉस्मिक गैंगस्टर्स हुआ करते थे और उनकी कहानी किसी अंडरवर्ल्ड माफिया से कम नहीं थी। ऐसे में यह गैंगवार कितना भीषण और भयावह रहा होगा। प्राचीन काल में जब ब्रह्मांड नवजात था और सितारे सिर्फ रोशनी के स्रोत नहीं थे, बल्कि वे असली गैंगस्टर थे। ये अलग अलग गैलेक्टिक गैंग में बटे हुए थे, जहां ये सितारे अपनी ताकत और इलाकों के लिए घमासान युद्ध करते थे। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी। यह ऊर्जा के विस्फोटों, गुरुत्वाकर्षण की चालबाजियों और रोशनी की आक्रामक लपटों का महायुद्ध था। हमने ब्लैक होल को सिर्फ विज्ञान की किताबों में देखा है, लेकिन अगर आप इन्हें एक डॉन की तरह सोचें जो हर चीज को निगल जाता है, तो क्या होगा? ब्लू जायंट, तेज, क्रोधी और प्रचंड शक्ति से भरपूर, जब आकाश में गरजते हैं तो अंतरिक्ष में उग्र नीला प्रकाश फैल जाता है। उनके सामने थे रेड सुपर जायंट्स, जो विशाल धधकते हुए अनुभवों से परिपूर्ण योद्धा थे। जब ये दोनों गुट टकराते तो सुपरनोवा विस्फोटों से पूरी आकाश गंगा कांप उठती। एक ब्लू जायंट के टकराने की कल्पना कीजिए। यह एक परमाणु बम नहीं, बल्कि अरबों परमाणु बमों के बराबर की ऊर्जा छोड़ता है। यह पूरी सौर प्रणाली को खत्म कर सकता है। लेकिन एक समय के पश्चात हर अंडरवर्ल्ड को एक गॉडफादर की जरूरत होती है, और वही बना हमारा सूर्य, शांत लेकिन सर्वशक्तिमान, जिसने अपनी गर्मी और गुरुत्वाकर्षण से पूरे सोलर सिस्टम की सत्ता संभाल ली। वह जानता था कि यह अनंत युद्ध ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है, इसलिए उसने अपनी सुनहरी आभा से शत्रुओं को परास्त करना शुरू किया। जिन सितारों ने उसकी सत्ता को चुनौती दी, वे प्रलयंकारी विस्फोटों में बिखर गए। कुछ ब्लैक होल की चपेट में आ गए और कुछ सफेद बौनों की तरफ बुझते चले गए। सूर्य सिर्फ एक तारा नहीं, बल्कि पूरे सौर मंडल का गॉडफादर है। अगर यह ना हो तो हम भी ना होंगे। पर क्या यह शांति स्थायी होगी? क्या ब्रह्मांड में और कोई गॉडफादर बनने की होड़ में नहीं लगा होगा? कहीं दूर न्यूट्रॉन स्टार सिंडिकेट और ब्लैक होल माफिया छुपकर शक्ति संचय कर रहे हैं। वे जानते हैं कि सूर्य की सत्ता अमर नहीं है और एक नया गैंगस्टर जन्म लेने वाला है। शायद एक ऐसा तारा जो हर नियम तोड़ देगा, जो पूरे ब्रह्मांड को दोबारा उथल पुथल में डाल देगा। न्यूट्रॉन तारे जितने छोटे होते हैं, उतने ही घातक। यह किसी गैंगस्टर के छोटे लेकिन जानलेवा गुर्गों की तरह हैं, जो सही समय आने पर पूरा खेल बदल सकते हैं। यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ, यह तो बस एक शुरुआत है। यह कहानी जितनी प्राचीन है, उतनी ही सुपरिचित भी है। जब इस ब्रह्मांड के हर कोने में एक गैंगवार छिड़ा था और स्टार किसी गैंग के भाई बहन की तरह आपस में कॉस्मिक लड़ाई लड़ रहे थे, और उसी वक्त ये अपना इतिहास भी हम इंसानों के लिए छोड़कर जाने का काम कर रहे थे। और उन्हीं उलझे हुए रिश्तों के कहानियों का पता आज के उन्नत इंसानों ने पता लगा लिया है।
जब हमारी ब्रह्मांड को लेकर समझ बिल्कुल नवजात थी, उस वक्त हम ये मानते थे कि हमारी दुनिया किसी और दुनिया से जुड़ी नहीं है। इनका उन दूसरे खगोलीय पिंडों से कोई लेना देना नहीं है। पर हम गलत थे। आज जब ब्रह्मांड को लेकर हमारी जानकारी शैशवावस्था में पहुंच चुकी है, तो हम ये पूरी तरह निश्चितता के साथ कह सकते हैं कि ब्रह्मांड के हर कण आपस में जुड़े हैं। इसका यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हम इंसानों के अंदर भी ऐसे कण मौजूद हैं जो प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं और हमारे अंदर की सारी जानकारी वहां तक साझा कर रहे हैं। वैसे ये कितनी अजीब बात है ना, पर हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं ये खुद अजीबोगरीब वस्तुओं से भरा पड़ा है। अगर हमारा ब्रह्मांड एक गैंगवार मूवी के जैसा है, तो इस फिल्म की शुरुआत भी हमारे गॉडफादर यानी कि सूर्य की कहानी से होगी, जहां हमें इसके गॉडफादर बनने की कहानी को पहले जानना होगा। लेकिन हम कैसे पता लगाएं कि इस गॉडफादर यानी कि हमारे सूर्य की ये जर्नी तरह से आकार लिया होगा? इसके लिए साइंटिस्ट स्पेस में मौजूद टाइम कैप्सूल का ही इस्तेमाल करते हैं। पर आखिर स्पेस में ऐसे टाइम कैप्सूल कहां हैं और कैसे हैं? सौर मंडल कभी भी किसी चीज के लिए हम इंसानों का मोहताज नहीं रहा है और टाइम मशीन के मामले में भी उसके पास एक नेचुरल हेवनली बॉडी ऑलरेडी मौजूद है, जो अरबों सालों से सौर मंडल के जन्म से लेकर निर्माण तक की कहानी अपने अंदर छुपाए बैठा है। और वो टाइम मशीन है मेट्रॉइड्स। अपने निर्माण से लेकर अब तक ये मेट्रॉइड्स जैसे को तैसे ही रहे हैं। ऐसे में इसे एक छोटा सा नेचुरल टाइम मशीन या फिर एक छोटा सा टाइम कैप्सूल करार दिया जा सकता है। इनका जन्म हमारे सौर मंडल के जन्म से भी पहले हुआ था। ऐसे में ये वो साक्ष्य हैं जिन्होंने हमारे इस सौर मंडल में हुए गैंगवार को देखा है और हम इनका अध्ययन करके उस कहानी का पता लगा सकते हैं जिसने हमारे सूर्य को इस सौर मंडल और ब्रह्मांड का गॉडफादर बना दिया। साल 2020 में जब साइंटिस्ट को ऑस्ट्रेलिया में मेट्रॉइड्स का एक टुकड़ा मिला, तो उन्होंने इसकी स्टडी की शुरुआत करी। स्टडी में जो चीजें मिली वो वाकई एक क्रांतिकारी खोज थी। दरअसल स्टडी के पश्चात उन्हें इस मेट्रॉइड्स में कुछ ऐसे पार्टिकल्स मिले जो सूर्य के बनने के पहले से इस ब्रह्मांड में मौजूद थे, द प्री सोलर ग्रेन्स। और इन प्री सोलर ग्रेन्स में ही सूर्य के बनने और सौर मंडल के बनने की कहानी दर्ज थी। मर्चिसन मेट्रॉइड्स में वैज्ञानिकों को 46 अलग अलग तरीके के ग्रेन्स मिले, अर्थात इससे मिलने वाले प्री सोलर ग्रेन से आज 46 अलग अलग तारों का निर्माण हुआ था, या फिर शायद हमारे सूर्य का निर्माण अलग अलग तारों के सोलर ग्रेन्स या यूं कह ले स्टार डस्ट से हुई थी। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि पहले उन तारों में किसी कारण बम विस्फोट हुआ और उनकी मृत्यु हुई, और फिर इनसे निकलने वाले मटेरियल से गैस और धूल का एक विशाल बादल का निर्माण हुआ, जिसे हम नेबुला कहते हैं। और इसी मिक्सचर्स में सूर्य को बनाने वाली सारी धूल और गैसेज मिली थी। पर आखिर ये गैस कहां से आई और इसका जवाब अभी मिलना बाकी था। पिछले कुछ खोजों के दौरान हमने मिल्की वे में कुछ ऐसे तारे तलाशे हैं जो एक श्रृंखला में होने के बावजूद इस आकाश गंगा से मेल नहीं खाते हैं, अर्थात ये तारे यहां के नहीं हैं। तो आखिर ये तारे आए कहां से? वैज्ञानिकों की एक स्टडी बताती है कि आज से 5 अरब वर्ष पूर्व मिल्की वे की परिक्रमा करने वाली एक बौनी आकाशगंगा सैजिटेरियस हमारी आकाशगंगा के काफी करीब से गुजर रही थी। और इस क्रम में जब वो हमारे मिल्की वे के मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में पहुंची,
तो उसने उस बौने आकाश गंगा को अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे कि एक बड़े गैंग के एरियाज में कोई छोटा मोटा गैंग आ गया हो और उसे चैलेंज कर रहा हो। फिर आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि उसके साथ क्या हुआ होगा। सैगिटेरियस के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ। मिल्की वे जैसी विशाल गैंग ने सैगिटेरियस को कुछ पल में ही चीर डाला और इसमें मौजूद तारों को अपने आगोश में ले लिया। कि हम आज इस घटना के साक्षी बन पाते तो फिर यह देखने में जितनी खतरनाक होती उतनी ही खूबसूरत भी होती, क्योंकि इस घटना से एक ऐसे तारे का जन्म होने वाला था जिससे हमारा अस्तित्व है। जी हां, सूर्य। दरअसल सैगिटेरियस के टक्कर से मिल्की वे में जो उथल पुथल मची थी, उसने यहां मौजूद धूल भरे कुछ बादलों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और अचानक से इन गुच्छों से चिंगारियां जैसी रोशनियां दिखाई देनी शुरू हो गई। शायद इसी स्टार बर्स्ट्स में एक बर्स्ट सूर्य को जन्म देने में भी सक्षम रहा। इस बात के काफी हाई चांसेस हैं कि सूर्य का जन्म सैगिटेरियस के मिल्की वे से टकराने के परिणाम स्वरूप हुई होगी। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इन दोनों ही घटनाओं के होने का समय लगभग समान है। ऐसे में यह हो सकता है कि उसी वक्त पर हमारे गॉडफादर सूर्य का जन्म हुआ हो। सूर्य अब गॉडफादर है और पूरे सोलर सिस्टम की लगाम अब इसी के हाथ में है। पर यह लड़ाई सिर्फ गॉडफादर तक ही सीमित नहीं थी। अब इस गॉडफादर के संतान भी अपने अस्तित्व के लिए आपस में लड़ने लगे थे। हम बात कर रहे हैं इसके आसपास मौजूद प्लैनेट्स की, जिनके बीच स्ट्रगल बस अभी अभी शुरू हुआ था। दरअसल जब सूर्य का जन्म हुआ था तो इसके जन्म के पश्चात इतनी मात्रा में गैस और धूल सोलर सिस्टम में बच गए थे जिससे ग्रहों का निर्माण हो सके। पर सवाल यह था कि आखिर इन धूल कणों से इनका निर्माण हुआ कैसे होगा। बेशक हम सूर्य के बनने की कहानी को समय में पीछे जाकर नहीं देख सकते हैं और इसलिए हम ये भी नहीं देख सकते हैं कि आखिर इसके आसपास आज दिखने वाले ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ होगा। लेकिन हम ठीक ऐसे तारों जो कि अभी अभी बने हैं और जहां ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई है, वहां से अपने सोलर सिस्टम में हुए ग्रहों के निर्माण के कारणों का पता अवश्य लगा सकते हैं। और ऐसा ही एक सोलर सिस्टम PDS-70 है, जिसके निर्माण को अभी मात्र 54 लाख साल का वक्त ही बीता है और इसके कक्षा में बस 2 ही प्लैनेट्स अभी अपने निर्माण के शुरुआती दौर में हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये प्लैनेट कैसे अभी गैस और धूल के एक डिस्क में घूम रहे हैं। आज तक हमने किसी ग्रह को इतनी शुरुआतों से बनते नहीं देखा था। हमने ये सुना तो था कि ग्रह इस तरह से गैस और धूल के कणों का डिस्क बनाकर इसे अपनी ओर खींचते हैं और पिंड में तब्दील हो जाते हैं। पर PDS-70 की वजह आज हम ये देख भी पा रहे थे। पर क्या आपने सोचा है कि आखिर ये थ्योरी कहां से आई होगी? इसके पीछे एक बेहद ही दिलचस्प कहानी है। दरअसल ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक एस्ट्रोनॉट्स डॉन पैटिक ब्रेकफास्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने जब साल्ट और शुगर के मिक्सचर को कॉफी के साथ मिलाया तो उन्हें कुछ अजीब चीज पता लगी। इस पैकेट में अब तीनों ही सबस्टेंस के कण आपस में जीरो ग्रेविटी की वजह से जुड़कर एक अजीब पैटर्न बना रहे थे। ऐसा उनके पार्टिकल्स के टकराने से उत्पन्न हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की वजह से हो रहा था। और ऐसा भी नहीं था कि ये गुच्छे कमजोर हों। बैग के सतह से टकराने के बावजूद भी ये एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे थे। यानी कि अनजाने में ही सही, डॉन पैटिक ने अंतरिक्ष में बनने वाले पैटर्न्स के शुरुआती प्रोसेस का अंदाजा लगा लिया था और हमारे सौर मंडल में भी प्लैनेट्स का निर्माण इसी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुई थी। आज से 4 अरब 60 करोड़ साल पहले जब हमारे सौर मंडल के गॉडफादर ने अपनी गद्दी संभाल ली थी,
तब इसके ऊपर इसके बड़े हो रहे बच्चों यानी कि प्लैनेट्स में एक ग्रह युद्ध जैसे परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। और चूंकि गॉड फादर हथियारों से लैस था और इसके बच्चे काफी कमजोर थे, तो इसने अपने हथियारों का धौंस दिखाकर उन्हें खुराक बंद करने की धमकी दी। दरअसल गॉड फादर सूर्य का यह हथियार और कुछ नहीं था बल्कि इसके स्ट्रॉन्ग सोलर वाइंड्स थे, जिसमें मौजूद हाई एनर्जी पार्टिकल्स प्लैनेट के आसपास मौजूद धूल कण के डिस्क को उड़ाने के लिए काफी थे। यानी कि अगर प्लैनेट्स को अगर अपना अस्तित्व बचाना था तो उनके लिए जितनी जल्दी हो सके इस डिस्क से पार्टिकल्स को अपने अंदर जोड़ लेना था, जिसमें सबसे पहली समस्या जुपिटर को झेलनी पड़ी, जो वर्तमान में हमारे सौर मंडल का मिनी गॉड फादर है। दरअसल जुपिटर को इतना विशाल बनने के लिए और भी समय की आवश्यकता थी, लेकिन दूसरी ओर सूर्य के सोलर वाइंड से उसके आसपास मौजूद बादलों को उड़ाने को बेताब थे। ऐसे में जुपिटर्स को किसी ऐसे तरकीब की तलाश करनी थी जिससे या तो वो कम समय में अपने आकार को बड़ा कर सके या फिर सोलर वाइंड से अपने आसपास मौजूद धूल और गैस के बादलों को सुरक्षित रख सके। पर आखिर जुपिटर ने इनमें से किस रास्ते को अपनाया होगा, यह कहना हमारे लिए साल 2017 तक काफी मुश्किल भरा था। पर फिर इसके बाद कुछ ऐसी चीजें हुई जिसने हमारे सारे सवालों का जवाब दे दिया। दरअसल 2017 में जब जूनो स्पेसक्राफ्ट ने इस गैस जायंट की स्टडी करी तो इसके इतने विशाल होने के पीछे का कारण वैज्ञानिकों के सामने आ गया। पहले वैज्ञानिक मानते थे कि जुपिटर का कोर एक सॉलिड आयरन के बाल जैसा होगा, पर जब जूनो इसके पास से गुजरा और इसने इसकी स्टडी की तो इसने जुपिटर के कोर के बारे में कुछ और ही पाया। असल में जुपिटर का कोर सॉलिड और फिक्स्ड बिल्कुल भी नहीं था, यह बिल्कुल फजी था, अर्थात इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं थी जहां से यह गैसों से लिपटा हुआ प्रतीत हो, और यह खोज काफी चौंकाने वाली थी। दरअसल इस खोज के बाद पता लगा कि आखिर जुपिटर ने गॉड फादर के हमले के बाद भी अपना आकार इतना विशाल कैसे कर लिया। उनके अनुसार जुपिटर ने शुरुआत में सारे छोटे मोटे पेबल्स को अपनी शक्ति से अपनी ओर मिलाना शुरू कर दिया था, और ऐसे में जैसे ही ये पेबल्स यानी कि टुकड़े खत्म हुए तो जुपिटर ने तेजी से अपने आसपास मौजूद गैसों को ही अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया, जिससे कुछ लाख साल में ही इसका आकार बाकी प्लैनेट्स से भी विशाल हो गया। और इसके बाद जब गॉड फादर की सोलर वाइंड से उस तक आई तब तक जुपिटर अपनी खुराक पूरी कर चुका था। वहीं बेचारे छोटे ग्रह जैसे कि वीनस, मरकरी, अर्थ और मार्स पर गॉड फादर के हथियार की भारी मार पड़ी और वो बेचारे अपना आकार एक सुपर अर्थ जितना नहीं एक्सपेंड कर सके। इनर सोलर सिस्टम में खासकर वो चीजें मौजूद होती हैं, वो या तो रॉकी होती हैं या फिर मेटेलिक होती हैं, और इसलिए सोलर सिस्टम में मौजूद इनर प्लैनेट्स को निर्माण के लिए बस ये ही खुराक मिल सकी, और वो एक सॉलिड प्लैनेट्स के रूप में सौर मंडल में अपनी जगह बना सके। वहीं जो प्लैनेट सूर्य से यानी कि गॉड फादर से अत्यधिक दूर थे, जैसे कि नेपच्यून और यूरेनस, उनके पास सूर्य के हथियार का ज्यादा बुरा असर नहीं पहुंच पाया, और उनके आसपास मौजूद अमोनिया और मीथेन को उन्होंने अपने में निहित करना शुरू किया, और वो आकार में इनर प्लैनेट्स विशाल हो गए और बर्फीले भी। वहीं बीच में रह गए जुपिटर और सैटर्न ने अपने आसपास मौजूद गैस को तेजी से अपना हिस्सा बनाया, और वो हमारे सोलर सिस्टम के दो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट बन गए। पर जुपिटर की भूख अभी खत्म नहीं हुई थी। सोलर सिस्टम में दूसरे सबसे विशाल गैंग मेंबर्स होने की वजह से जुपिटर ने अपने साथियों को खत्म कर इस पूरे प्लैनेटरी सिस्टम पर कब्जा करने के लिए एक भयानक युद्ध छेड़ दिया। पर आखिर जुपिटर ऐसा क्यों करना चाह रहा था? इसके पीछे वो क्या कॉस्मिक कारण थे, और ये युद्ध किस तरह सोलर सिस्टम की काया पलट करने को तैयार थी? जानेंगे इस डॉक्यूमेंट्री के अगले अध्याय में।
तो ये थी हमारे ब्रह्मांड के सबसे पुराने गैंगवार की कहानी, जहां सितारे सिर्फ रोशनी के स्रोत नहीं बल्कि असली कॉस्मिक गैंगस्टर थे। उनकी टकराहट, गुरुत्वाकर्षण की चालबाजियां और विस्फोट सब कुछ एक महाकाव्यिक संघर्ष की गवाही देते हैं। सूर्य इस युद्ध का विजेता बना, एक ऐसा गॉडफादर जिसने अपनी सत्ता से पूरे सौर मंडल को नियंत्रित किया। लेकिन हर सत्ता की एक उम्र होती है। ब्रह्मांड में बदलाव निरंतर जारी हैं और कहीं ना कहीं कोई नया गैंगस्टर, कोई नया महायोद्धा शक्ति संचय कर रहा होगा। क्या सूर्य की सत्ता हमेशा बनी रहेगी या फिर किसी और गुट का उदय होगा जो इस संतुलन को दोबारा बिगाड़ देगा? यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ, यह तो बस एक शुरुआत है। आकाश गंगा में अभी भी अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं और विज्ञान की आंखें लगातार इन रहस्यों से पर्दा उठाने में जुटे हुए हैं। कौन जाने अगले अध्याय में हम ब्रह्मांड के किसी और अनदेखे पहलू से रूबरू हों, क्योंकि ब्रह्मांड की कहानी एक गैंगवार से कहीं ज्यादा है और यह एक अस्तित्व की लड़ाई है।